चैप्टर नंबर 15 है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आप लोग इसके नोट्स पढ़ सकते हैं। टेम्परेचर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग पॉइंट्स पे हमें टेम्परेचर का मेजरमेंट करना पड़ता है। कहीं कहीं थर्मल एनालिसिस के लिए, बहुत चीज़ के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर एनालिसिस के लिए, कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, इन सब के लिए हम लोग बेसिकली कोई ना कोई हीट मेजरिंग या थर्मल टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ हीट ट्रांसफर। और इसके लिए बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े होंगे, दो बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होती है जब सेम टेम्परेचर पे होती है और कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, मतलब उनका टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है, वो केमिकली भी जो है वो बैलेंस होती है, ठीक है, थर्मल और केमिकल, और तीसरा कौन सा होता है? तीन इक्विलिब्रियम होते हैं, बताइए। मैकेनिकल सर। मैकेनिकल, ठीक है, तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए जब बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल। तो यहाँ पे हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तभी दोनों बॉडी में आपस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी हीट डिफरेंस होगा तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होता है, आपको पता है, और कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट, हॉट बॉडी एलिमिनेट करती है, और कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करके हॉट बॉडी के टेम्परेचर पे आना चाहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब बैलेंस टेम्परेचर होता है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है। पहला थर्मोमीटर जो बनाया था वो गैलीलियो ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, और एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब तो हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गए हैं। 1724 में फ़ारेनहाइट, डीजी फ़ारेनहाइट ने जो है ना डेवलपमेंट ऑफ थर्मोमेट्री शुरू करी थी, थर्मोमेट्री को डेवलप किया था, और उन्हीं ने स्केल प्रपोज किए थे। 32 डिग्री और 212 डिग्री वाज कंसीडर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद एंडर्स सेल्सियस, आप लोग ने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो पढ़े होंगे, जो यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की। सेल्सियस ने 1742 में मरकरी ग्लास थर्मोमीटर बनाया था, और जिसमें इन्हीं ने जो है ना अपना स्केल जो प्रपोज किया था वो 0 से 100 डिग्री तक का प्रपोज किया था, जहाँ पे 0 डिग्री पे हमारी मेल्ट होती है आइस और 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। इन्हीं ने ये स्केल प्रपोज किया था। उसके बाद एक स्कॉटिश फिजिशिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मार्कोन रैंकाइन, इनके नाम पे भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इन्हें थर्मोडायनेमिक स्केल, जिसे रैंकाइन स्केल कहते हैं, डेवलप किया था। उसके बाद ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे विलियम थॉमसन, और उससे पहले बैरन केल्विन और लॉर्ड केल्विन जिनको कहते हैं। केल्विन स्केल इन्हीं ने डिज़ाइन किया था। हम लोग बेसिकली फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो इन्हीं ने ही सजेस्ट किया था अपना स्केल, जिसे केल्विन स्केल कहते हैं, जिसमें इन्हीं ने 0 डिग्री केल्विन को जो है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस शो किया था, और 273 केल्विन को इन्हीं ने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताया था, ठीक है। और इनका जो डिफरेंट बॉइलिंग और वाटर फ्रीजिंग एब्सोल्यूट 0 है वो इस टेबल में दिया गया है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्योंकि बेसिकली हम लोग टेम्परेचर जो मेजरमेंट देखते हैं कहीं पे भी वो इन्हीं 3 स्केल्स में देखते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। सबको पता होगा, पता है ना? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये इन्हीं ने किया था। इसके बाद एक रिलेशंस भी कुछ हैं जो आपस में कन्वर्जन जो होते हैं, ये आप लोग के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। फ़ारेनहाइट तो आपको पता ही है,
9/5 C यस प्लस सर। 32 होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेंटीग्रेड को या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये स्केल होता है। इसी तरीके से रैंकाइन को फ़ारेनहाइट में करने के लिए और केल्विन को सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, ये होता है। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर क्या क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं मेजरिंग टेम्परेचर मेजर करने के। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड सच एज लेंथ और मास। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई स्केल है, हमने बगल में किसी चीज को रखी और हमने टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर कर दिया, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग को एक सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम चाहिए होगा दैट विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। A standard calibrated device or system is necessary to determine the temperature। हमें एक पूरी कैलिब्रेटेड डिवाइस चाहिए होगी जिससे हमें टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हम लोग इसको मास या लेंथ की तरह मेजर नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमने वेइंग बैलेंस में हमने वेट रखा और टेम्परेचर का मेजर कर लिया। ये डायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम है। इन ऑर्डर टू मेजर टेम्परेचर वेरियस प्राइमरी इफेक्ट दैट कॉज द चेंज इन टेम्परेचर कैन बी यूज्ड। ये बेसिकली इसमें जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं उसमें इनका जो प्राइमरी इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, उनसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और जैसे फिजिकल या केमिकल स्टेट को चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है, रेडिएशन एबिलिटी या फिजिकल डायमेंशन को चेंज करता है। द रिस्पॉन्सेस, एक सेकंड फोन आ रहा है। तो ये सब जो टेम्परेचर के जो इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, जैसे फिजिकल या केमिकल स्टेट में चेंज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चेंज, इन्हीं सब के इफेक्ट को हम लोग देखते देखते हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस इन्फ्लुएंस बाय, ये बेसिक 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस इन्फ्लुएंस होती है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी से। स्मॉल के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट फ्लो। एरिया पे डिपेंड करता है और टाइम 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 पे डिपेंड करता है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी इस पे डिपेंड करेगी, कैसे कैसे उसका एरिया चेंज हो रहा है या आपका जो है तो उसमें हीट फ्लो चेंज हो रहा है, इस पे डिपेंड करती है डिवाइस। सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। मास वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग द एलिमेंट, उस एलिमेंट को कितना जो है ना मास एलिमेंट ऑफ फ्लूइड सराउंड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग द एलिमेंट, और उस एलिमेंट को सराउंड करने वाला जो मास है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है और हीट कैपेसिटी क्या है। खुद एलिमेंट की क्या है, खुद एलिमेंट का सरफेस एरिया क्या है, उस पे कोफिशिएंट ऑफ फिल्म, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, सराउंडिंग एलिमेंट का मास वेलोसिटी और उसकी थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं ऑन विच द टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस डिपेंड्स। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। यस आगे सर। बढ़ते हैं। बेसिकली जो टेम्परेचर हम सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, या तो वो कॉन्टैक्ट टाइप होती हैं या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर होते हैं। मतलब एक होता है कि जब हम किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में उस सेंसर को लेके आएंगे, उस डिवाइस को लेके आएंगे, तब वो टेम्परेचर मेजर करेगी, या वो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब थोड़ी दूरी से हम उसको हम बॉडी के पास रखेंगे तब वो सेंस कर लेगी। तो ये दो तरीके के सेंसर होते हैं। In case of contact type sensor, the object whose temperature should measure remain in contact with the sensor. Interference is then drawn on the inference. Sorry, inference मतलब conclusion is then drawn on the assessment of the temperature either by knowing or by assuming that the object and the sensor are in thermodynamic equilibrium। जब जैसे ही हमारे दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, हमारा सेंसर हमें फाइनल टेम्परेचर दे देता है। ऐसे ही होता है जब आप थर्मोमीटर यूज करते हैं, थर्मोमीटर को जैसे ही आप अपनी बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट जब उसका टेम्परेचर उतने डिग्री पहुंच जाता है, जब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाता है, तो उसमें बीप बजने लगती है आपके थर्मोमीटर में और आपको पता चल जाता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। यही होता है ये कॉन्टैक्ट टाइप में। कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर बेसिकली थर्मोकपल का यूज करते हैं या लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, जैसा कि आपने देखा होगा पहले जो डिजिटल नहीं और नॉर्मल मर्करी टाइप थर्मोमीटर आते थे वो वाले,
रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या प्रेशर थर्मोमीटर्स या थर्मिस्टर या बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मोमीटर, ये बेसिकली 6 टाइप के आपके कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप बेसिकली वो होते हैं जो रेडिएंट पावर, रेडिएशन, इंफ्रारेड या ऑप्टिकल रेडिएशन पे रिसीव करके ऑब्जेक्ट या बॉडी से और उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर जैसे हम लोग मान लो जो है ना रेस का कहीं पे किसी इक्विपमेंट से रेस निकलनी है, उस रेस का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट सच एज रेडिएशन और ऑप्टिकल पायरोमीटर। यहाँ पे रेडिएशन ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, रेडिएशन पायरोमीटर होता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है और फाइबर ऑप्टिक थर्मोमीटर होते हैं। ये 3 टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट टाइप आपके सेंसर्स होते हैं जो थर्मो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आते हैं। 6 टाइप के हैं कॉन्टैक्ट टाइप में और 3 टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आपका बेसिकली जो सिलेबस कह रहा है वो आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। 5 मिनट में टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में थर्मोकपल आपने बेसिक अभी तक पढ़ लिया। थर्मोकपल, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बाय मेटालिक स्ट्रिप, कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, और इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल होंगे, फ्लो ऑफ मेजरमेंट, तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें हैं। तो हम आज जो दो तीन डिवाइसेस होंगी वो हम पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोकपल से। सबसे पहली डिवाइस है कॉन्टैक्ट टाइप में हमारी थर्मोकपल। ये बेसिकली एक्टिव सेंसर्स एम्प्लॉय करते हैं इसमें फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोकपल बेसिकली वही होता है, ये आपके ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, द thermoelectric effect is the direct conversion of temperature difference into electric voltage। ये बेसिकली सीबैक इफेक्ट जो था थॉमस जोहान का सीबैक इफेक्ट जो था उस पर डिपेंड करता है, जिसमें जंक्शंस होते हैं। डिस्कवर दैट व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ टू जंक्शन, सच दैट वन जंक्शन एक हॉट जंक्शन होता है जिसको एक मेजर्ड जंक्शन भी कहते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होता है। दूसरा जंक्शन कोल्ड जंक्शन होता है जिसे रेफरेंस जंक्शन कहते हैं। इनमें हम नेट ईएमएफ जनरेट कर लेते हैं। भाई डिफरेंस इन टेम्परेचर में थर्मोकपल बेसिकली ये आपका वहाँ जनरेट होता है जहाँ वहाँ यूज होता है जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द डिफरेंस ऑफ हीट करनी होती है। ठीक है, मतलब एक हॉट जंक्शन होता है एक कोल्ड जंक्शन होता है, उन दोनों के डिफरेंस की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसी इफेक्ट को हम थर्मोकपल के फॉर्म में यूज करके और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इन ईएमएफ which also establish the flow of current can be measured using an instrument connected, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे एक हॉट जंक्शन होगा एक कोल्ड जंक्शन होगा, ये हमारे दो डिसिमिलर मेटल्स कनेक्टेड हैं। एक एंड को हम हीटेड जंक्शन से कनेक्ट कर देंगे जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, दूसरा हमारा कोल्ड होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वोल्ट मीटर पे शो करने लगेगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर देयर विल बी अ ईएमएफ दैट इज डेवलप्ड एंड इट कैन बी मेजर्ड इन द वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट। सर्किट पे लगे हुए हम वोल्ट मीटर पे उसको कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटर इज अ फंक्शन ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। और क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था थर्म टेम्परेचर को डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या आपके शेप चेंज इन सबसे हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोकपल जो है उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और वहाँ पे चेंज इन ईएमएफ को हम बेस बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इज अ फंक्शन ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म द टू जंक्शन। ये किस पे और डिपेंड करता है, जो दो मटेरियल हमने यूज किए हैं डिफरेंट टाइप के, बाय मेटालिक स्ट्रिप है बेसिकली, दो अलग अलग मेटल्स हैं जिनको हमने यूज किया है जंक्शन बनाने के लिए। एक जंक्शन को हॉट किया एक जंक्शन को कूल किया, तो उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा जिन मटेरियल से हमने उन जंक्शन को बनाया है। द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट इफेक्ट। कौन कौन से? पेल्टियर और थॉमसन इफेक्ट।
थॉमसन सीबैक का जो इफेक्ट था, इन दोनों इफेक्ट की वजह से हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होता है। बाकी सब थ्योरी आपकी, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा जो पेल्टियर इफेक्ट के थ्रू, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। पेल्टियर इफेक्ट कहता है, ये अभी यहाँ पे हमने बोला थॉमसन और पेल्टियर इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई दो डिसिमिलर मेटल कांटेक्ट में होते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होता है। और थॉमसन क्या कहते हैं, जब भी उनमें जो है ना found out that EMF at a junction undergoes an additional change due to the existence of temperature gradient। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जब भी उनके जंक्शन पे होगा तो उनके जंक्शन से हमें एक ईएमएफ यानी कि हमें प्रोवाइड होगा, उसी ईएमएफ को हम मेजर कर लेते हैं। द थॉमसन इफेक्ट स्टेट दैट इवन इन अ सिंगल मेटल अ पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट। अगर किसी एक सिंगल मेटल के अंदर भी एक हॉट और एक कोल्ड जंक्शन है, तब भी हमें उसमें टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें ईएमएफ जनरेट होगा। ये थॉमसन कहते हैं। पेल्टियर कहते हैं जब भी हम किसी दो मेटल को आपस में कांटेक्ट करेंगे तब ईएमएफ होगा। यही दोनों हमने इफेक्ट ज्वाइन करके, कॉम्बिनेशन करके हमने थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ रिजल्ट हो रहा है हमें, जो हम थर्मोकपल में यूज कर रहे हैं। तो आप समझ गए थर्मोकपल में कौन से दो इफेक्ट यूज हो रहे हैं। हेलो सर, इफेक्ट रिपीट कर दीजिए सर। देखो पेल्टियर इफेक्ट कह रहा है कि कोई भी दो डिसिमिलर मेटल, सिमिलर नहीं डिसिमिलर मेटल को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। कोई टेम्परेचर हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये पेल्टियर इफेक्ट कह रहा है। ठीक है। और हमारा ये जो थॉमसन का इफेक्ट कह रहा है, थॉमसन इफेक्ट कह रहा है कोई भी एक मेटल की स्ट्रिप पे एक हम हॉट जंक्शन रखें, एक कोल्ड जंक्शन रखें, तब भी हमें उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और पेल्टियर कह रहा है कि कोई भी दो मेटल्स को हम आपस में कांटेक्ट करेंगे तब भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये दोनों इफेक्ट को जब हम कंबाइन कर देंगे आपस में तो हमारा वो थर्मोकपल का इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। कपल मींस दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग मेटल को साथ में भाई रखा है तो वो पेल्टियर हो गया। और थर्मोकपल मतलब टेम्परेचर भी दे रहे हैं तो वो थॉमसन हो गया। तो थॉमसन प्लस पेल्टियर इक्वल्स टू थर्मोकपल। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ में आ गई। थर्मोकपल से आप ये चीज समझ सकते हैं, थर्मो में आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो ये थॉमसन इफेक्ट लेगा। और कपल में दो अलग अलग मेटल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये पेल्टियर्स इफेक्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पेल्टियर्स एंड थॉमसन इफेक्ट है। Both these effects from the basis of the form the basis of the thermocouple, which find the application in temperature measurement। इसको क्लोज सर्किट में रखते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और एक एंड में हम एक जंक्शन में हम T1 टेम्परेचर, हॉट जंक्शन में T1 टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे, और कोल्ड जंक्शन में हम T2 टेम्परेचर रखते हैं। आर इक्वल एंड एट, ठीक है, आर इक्वल एंड एट द सेम टाइम ऑपोजिट, देन देयर विल बी नो। अगर ये टेम्परेचर T1 और T2 सेम होंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वोल्टमीटर में 0 दिखाएगा। जैसे ही हम इसको अनइक्वल करेंगे मतलब हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कोल्ड टेम्परेचर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, then the EMF will not balance and hence current will flow। It is to be mentioned here that the voltage signal is a function of junction temperature at the measured end and the voltage increase as the temperature rises। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो सिग्नल है वो जंक्शन टेम्परेचर का फंक्शन है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर हम हॉट जंक्शन का राइज करेंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे टेम्परेचर मेजर होगा। ठीक है। The variation in EMF are calibrated in terms of temperature। यहाँ पे जो EMF में, यहाँ वोल्ट मीटर की जगह हम होगा तो वोल्ट मीटर, मगर यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेशन जो करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर करेंगे। The device employed to record the observation are termed as thermocouple pyrometer। और इसी डिवाइस को जिसपे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय द यूज ऑफ वोल्ट मीटर एंड थर्मोकपल, दैट डिवाइस इज नोन एज थर्मोकपल पायरोमीटर। आपको इन डिटेल्स इतना जानने की जरूरत नहीं है इसमें, बस बेसिक बेसिक है आपके कोर्स में।
थर्मोकपल में जो मटेरियल यूज करते हैं वो आप पढ़ लेंगे। थर्मोकपल में जो मटेरियल यूज करते हैं, थियोरेटिकली एनी टू डिफरेंट मटेरियल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ थर्मोकपल, हाउएवर ओनली अ फ्यू आर सूटेबल, कुछ ही सूटेबल होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जो है नीचे शो किया गया है। और बेस मेटल टाइप कपल थर्मोकपल लाइक कॉपर, कॉन्स्टेंटाइन पोज हाई रेजिस्टेंस टू कंडेंस्ड मॉइस्चर करोजन, और आयरन कॉन्स्टेंटाइन टाइप इज एसेंशियल एंड इनएक्सपेंसिव थर्मोकपल। आयरन और कॉन्स्टेंटाइन वाले जो होते हैं वो जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, और ये जो होते हैं केपेबल ऑफ एंड्योरिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये एंड्योर कर जाते हैं, मतलब ये सस्टेन कर जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को, बस बनिस्बत इसके कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन जो हमारा ऊपर है, ये आपका करोजन करोड कर जाता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। आयरन और कॉन्स्टेंटाइन वाला करोड नहीं करता है, ठीक है। अगला है आपका क्रोमेल और आपका एल्यूमिना, और क्रोमेल और कॉन्स्टेंटाइन ये बाकी हैं। इनके जो बेस सिंबल होते हैं वो टी, जे, ई और के होते हैं। टी बेसिकली आपका जब कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन यूज करते हैं तो उससे शो करते हैं। ये वेरिएशन है टेम्परेचर का, कितने से कितने टेम्परेचर के बीच में ये टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कुछ आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा कि ये हम यूज कर सकते हैं। कुछ रेयर मेटल टाइप भी होते हैं जिसमें हम लोग प्लैटिनम, रोडियम यूज करते हैं, उनमें भी हम लोग ये रेंज में हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल मटेरियल शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे थर्मोकपल को पोजेस करनी चाहिए, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रीजनेबल लीनियर टेम्परेचर ईएमएफ रिलेशन, मतलब जो भी ग्राफ बना है, मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, मतलब वोल्टेज के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज करे वो लीनियर हो। ये नहीं कि पैराबोलिक कर रहा है, एकदम से इंक्रीज कर रहा है फिर सडनली स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड ईएमएफ शुड बी लीनियर। दूसरा है कि सफिशिएंट थर्मो ईएमएफ पर डिग्री जनरेट करे ताकि वो हम डिटेक्ट कर सके। ये ना हो कि 1 डिग्री पे वो आधा ही या आधे से भी कम ईएमएफ जनरेट कर रहा है तो हमें डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है मशीन कि हाँ कोई टेम्परेचर राइज किया कि नहीं किया। तो इतना जो है थर्मो ईएमएफ पर डिग्री वो जनरेट करे कि जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकें, मतलब मेजर कर सकें। और केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग परसिस्टेंट हाई टेम्परेचर, रैपिड टेम्परेचर वेरिएशन और करोजन एनवायरनमेंट को, ये सबको विदस्टैंड कर दे, मतलब बियर कर ले। ये ना हो कि जब हाई टेम्परेचर हुआ तो मेटल ही पिघल गया, या रैपिड टेम्परेचर वेरिएशन में वो मेटल बेंड कर गया और मेजर नहीं कर पा रहा, या तो वो मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट की वजह से करोड कर गया, तो वो ये सब कंडीशन भी रेजिस्ट कर जाए। अगला है वो गुड सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब जैसी थोड़ा सा भी चेंज इन टेम्परेचर हो, वेरिएशन हो, उसको भी मेजर कर ले, सेंसिटिविटी उसे यूज करते हैं। गुड सर ईएमएफ रिलेशन, हाँ कौन सा पूछिए। ईएमएफ रिलेशनशिप सर। ये लीनियर टेम्परेचर रिलेशनशिप, मतलब जैसे अगर कभी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ अगर प्लॉट करें तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर वैसे वैसे आपका ईएमएफ बढ़ता जाए, समझ में आ रहा है। लीनियर रिलेशन है, ये ना हो यस कि आपका नॉन लीनियर, मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन हो, इस तरह का नॉन लीनियर रिलेशन ना हो, या आपका कुछ इस तरह का रिलेशन ना हो। ये एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे ई बढ़ रहा वैसे वैसे टी बढ़ रहा, जैसे जैसे टी बढ़ रहा वैसे वैसे ई बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके सर। ये है लीनियर यस सर। रिलेशनशिप किसका, टेम्परेचर और ईएमएफ का। अगला है वेरी गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब अगर हम सेम चीज को बार बार मेजर कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर को हम बार बार, ये ना हो एक बार वो 10 डिग्री दिखाए दूसरी बार 9 डिग्री दिखाने लगे, रिप्रोड्यूसिबल हो, ठीक है। और रिप्लेसमेंट आसानी से हो, इनेबल इजी रिप्लेसमेंट ऑफ थर्मोकपल बाय सिमिलर वन, सेम टाइप के हम थर्मोकपल को रिप्लेस करना चाहें तो वो आसानी से रिप्लेस कर जाए। और वैल्यू हमेशा सेम दे, ये नहीं कि अभी जैसे कभी कभी वेइंग बैलेंस में होता है, अभी तुम्हारा 70 किलो दिखा रहा है कल 65 किलो दिखाएगा, तो दैट इज
नॉट अ इफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस। उस केस में क्या होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता, वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता, सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट को वो बार बार नहीं दिखाता। अगली चीज है गुड कैलिब्रेशन स्टेबिलिटी, मतलब उसका जो वो होती है कैलिब्रेशन, मतलब ये जो आपकी डायल दिखाएगा डायल, तो वो आपका स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि डायल बार बार रेसिप्रोकेट कर रहा है, हिल रहा है, तो जिससे आप मेजरमेंट में दिक्कत आए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही ना मिले। तो वो चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये आपका एकदम स्टेबल कैलिब्रेशन है और मेजरमेंट भी बहुत स्टेबल है। और फाइनली इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगा हमने इक्विपमेंट ले लिया, उससे मेजर कर रहे हो और मेजरमेंट के जो जहाँ जगह है वो तो बहुत ही सस्ती चीज की मेजरमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी। थर्मोपाइल भी बेसिकली उसी का एप्लीकेशन है, पढ़ लीजिएगा। अगला है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थॉमसन जॉन सीबैक, इन्हीं ने 1821 में थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। जैसा कि अभी हमने बताया था, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो जनरेट होता है उसी के बेसिस पे है। और सेम ईयर में जो हम्फ्री डेवी थे, उन्हीं ने क्या किया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हमने इनिशियली बताया था कि टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वैरी होती है मटेरियल की। तो इन दोनों ने यही चीज देखी थी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ईएमएफ भी वैरी कर रहा है, और ये डेवी ने देखा था कि उसकी रेजिस्टिविटी भी वैरी कर रही है, हाईली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस के साथ, टेम्परेचर के साथ साथ उस मेटल का रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। और इन 1871 Sir William Siemens proposed that the use of platinum as the primary element in resistance thermometer। इन्हीं ने प्रपोज किया कि हम लोग प्लैटिनम को प्राइमरी एलिमेंट के तौर पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं विद रेजिस्टेंस, एंड वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। प्लैटिनम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाई एक्यूरेसी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिन्हें हम आरटीडी कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। उसी में प्लैटिनम यूज होता है और ये हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर लेता है, स्टेबल भी होता है और लीनियर प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। लीनियर प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। द फर्स्ट क्लासिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर उन किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सीएच मेयर्स ने 1932 में, यूजिंग प्लैटिनम। हेलिकल कॉइल प्लैटिनम इन्हीं ने माउंट किया था माइका वेब पे, एंड द एंटायर असेंबली वाज माउंटेड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर माउंट किया था, माइका के ऊपर इन्हीं ने हेलिकल प्लैटिनम को माउंट किया था, मतलब वाइंडिंग करी थी। इसका एडवांटेज कंस्ट्रक्शन का क्या था कि इसमें जो स्ट्रेन ऑन द वायर था वो मिनिमाइज हो जाता और इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जा रहा था। इसमें स्ट्रेन बहुत कम था क्योंकि हेलिकल कॉइल के फॉर्म में था, और इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज हुआ जा रहा था। इस कंस्ट्रक्शन का फायदा हमें ये मिला। स्लो थर्मल रिस्पांस टाइम एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द फ्रेजाइल था हमारा स्ट्रक्चर, लिमिटेड एप्लीकेशन ड्यू टू पुअर थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लैटिनम एंड द मेजर पॉइंट। क्योंकि इसमें हेलिकल फॉर्म में हमारा जो प्लैटिनम था वो माइका वेब पे वाउंड था, तो इसका एप्लीकेशन हर जगह नहीं हो पा रहा था। कहीं कहीं ये मेजरिंग पॉइंट पे टच भी नहीं कर पा रहा था, और इसमें जो स्ट्रक्चर था क्योंकि ये ग्लास के अंदर रखा था तो फ्रेजाइल भी था, टूट भी सकता था, ठीक है। और स्लो थर्मल रिस्पॉन्स था, बहुत धीमे धीमे टेम्परेचर को मेजर करता था। जैसे तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो हमारे और रग्ड आरटीडीज बने, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स बने, और इंटरनेशनल प्रैक्टिकल टेम्परेचर स्केल वाज डेवलप्ड इन 1968, जिसमें हम प्योर प्लैटिनम आरटीडीज यूज हुए थे एज अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये हुआ था 1968 में। आपको इतनी हिस्ट्री नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको बस जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसे बना, क्यों बना, क्या यूज होता है, आपको उसमें थ्योरी में ये लिखना होगा। आपको इतनी
हिस्ट्री नहीं लिखनी होगी कि 1821 में क्या हुआ या 1871 में या 1932 में या 1968 में क्या हुआ। आपको बस बेसिक लिखना होगा कि ये किस साइंटिस्ट ने बनाया और किस लिए बनाया, क्या यूज करके बनाया और इससे क्या क्या असर हो रहा है। आपको बस बेसिक ये लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, ईयर नहीं लिखना है, आपको हिस्ट्री में इतना डीपली नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आपने अगर उसमें पढ़ा हो, क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में, तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का जो होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग ऑफ वाटर 100 पे होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 13.81 केल्विन पे होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक जो होता है ये होता है 419.505 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे फिक्स पॉइंट है। ठीक है, आरटीडी जो होते हैं वो नोन आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसको आरटी भी कहते हैं और आरटीडी भी कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स हैज डिफाइंड द टर्म आरटीडी एज फॉलोज। आरटीडी की डेफिनेशन क्या होती है, वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स ने ये शो की है कि हमारा एक टेम्परेचर मेजरिंग कंपोज्ड डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एलिमेंट होता है, इंटरनल कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और प्रोटेक्टिव शेल होती है, आउटर शेल होती है, विद और विदाउट मींस ऑफ माउंटिंग अ कनेक्टिंग हेड या कनेक्टिंग वायर और अदर फिटिंग ऑफ बोथ। यानी कि इसमें कनेक्टिंग हेड कनेक्टिंग वायर्स हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। ये एक वो मेजरिंग डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के एलिमेंट होते हैं, जिसमें इंटरनल कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और प्रोटेक्टिव शेल्स होता है। ये डेफिनेशन है आपकी आरटीडी की। आगे बढ़ते हैं। We also note that the electrical conductivity of metal is dependent on the movement of electron through a crystal lattice. Conductivity जो है आपके movement of electron पे depend करती है। And RTD is a temperature sensor that work on the principle that the resistance of the electrically conductive material is proportional to the temperature to which they are exposed. मतलब जितने टेम्परेचर पे वो यानी कि एक्सपोज हो रहे हैं वही टेम्परेचर, वही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वही रेजिस्टेंस होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, जिस टेम्परेचर पे वो मटेरियल एक्सपोज है, जिस जिस टेम्परेचर पे वो मटेरियल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।